Hello guys, my name is Simran Kapoor and I warmly welcome you all to my channel English Made Easy। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही कॉमन है कि जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं हमें आता तो है इंग्लिश बोलना, हम बोल भी रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो नहीं आ पाते दिमाग में, वो माइंड में, ब्रेन में नहीं आ पाते और वो टंग पे भी फिर नहीं आते एंड वी टेंड टू स्टॉप एट दैट पॉइंट। ये वीडियो आज आप लोगों के लिए है ताकि आप कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो करें ताकि आप इस प्रॉब्लम को कभी भी आगे आने ना दें। तो आज हम कवर करेंगे ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके वर्ड्स मेमोराइजेशन में। ओके, कि आप वर्ड्स को तुरंत बोलते बोलते आपके मुंह पे वर्ड्स आ जाएं, आपको सोचना ना पड़े। ठीक है, तो ऐसा क्या करें? चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बिफोर आई स्टार्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you do not miss out any of my latest upcoming videos. Now let's jump on to our practical step number 1, लर्न वोकैबुलरी। देखिए, आपको वोकैबुलरी तो लर्न करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उसका एक तरीका है वोकैबुलरी को लर्न करने का, एक नेचुरल तरीका, एक ऑटोमेटिक तरीका जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा सोचना, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो तरीका क्या है? हाउ कैन वी लर्न वोकैबुलरी? व्हाट इज द राइट वे टू लर्न द वोकैबुलरी? सो द राइट वे इज एंड द नेचुरल वे एंड द क्विकेस्ट वे इज कि आप लिसनिंग करें। ठीक है, लिसनिंग एक बहुत ही अंडररेटेड एक्टिविटी समझते हैं जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो लोग, वो क्योंकि उनको पता ही नहीं है इसके क्या बेनिफिट्स हैं। जबकि इंग्लिश को सीखने का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप और सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप लिसनिंग करें इंग्लिश की। किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको उसकी लिसनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, आपको उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आप सुने नेटिव स्पीकर्स को, आप सुने ESL स्पीकर्स को। नेटिव स्पीकर्स आपको पता है कौन होते हैं? जो इंग्लिश बोलते आ रहे हैं, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज, जिनकी मदर टंग ही इंग्लिश है। ऑलराइट, और ESL स्पीकर्स क्या होते हैं? ESL होते हैं इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज स्पीकर्स। दैट मीन्स कि उनकी जो इंग्लिश है वो एक सेकेंड लैंग्वेज है, वो उसको प्रैक्टिस करते आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द मदर टंग। सो नेटिव स्पीकर्स को सुनने के लिए आप मूवीज देखिए, आप वेब सीरीज देखिए, आप यूट्यूब चैनल्स देखिए और शोज देखिए इंग्लिश में। ऑलराइट, और ESL स्पीकर्स के लिए भी आप यही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना पर्सनल चॉइस बताऊं, सो आई प्रेफर टू लिसन Karan Johar because he speaks English very well. He speaks just like as if he's speaking his own mother tongue. So you can choose the ESL speaker as per your preference. For me, it's Karan Johar. For you, you can choose anybody else because I prefer to watch him on his show Coffee with Karan. So I get to learn so much from him. Now, this will benefit you with lot of things when you will listen to native speakers and ESL speakers. So this will help you to know what words mean and what things, what emotions, what actions, what situations these are used for. इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स सेट करे हुए हैं आगे, तो वो हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये समझ में आएगी ये वाली हमारी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब जब आप लिसनिंग कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि आप देखें कि नेटिव स्पीकर्स कैसे फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, कौन से इडियम्स यूज कर रहे हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है वर्ड्स की, कैसे प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है व्हाइल वी आर स्पीकिंग इंग्लिश on a consistent basis fluently, we tend to make mistakes in the pronunciation. Okay, pronunciation part breaks down. We tend to come up with sounds that don't match to the correct pronunciation of the words. So while you are listening to English, pay attention to the pronunciation also. Then आपको पता लगता है how to use the words and when to use them. And एक ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप स्पेलिंग्स पर भी ध्यान दें, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स हम बोल तो लेते हैं, प्रोनाउंस भी कर लेते हैं, जब उनको लिखने की बारी आती है तो हम नहीं लिख पाते। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ वर्ड्स बता दूं, जैसे ऑमलेट, एटिकेट्स, शैंडलियर, ये थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनकी स्पेलिंग लिखने आएंगे तो वो हो सकता है आप उसमें मिस्टेक कर जाए। ठीक है, सो जी हाँ, अब ये अभी जो हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि लिसनिंग जो है to native speakers and ESL speakers will help us to know what words mean and what things, emotions, actions and situations these are used for. इसको भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। Let's look out for the things. यह एक खूबसूरत झूमर है
So this is a beautiful chandelier. तो अगर if you don't know what humor is called in English, so when you are listening to English, okay, through any movie, through any web series, you would get to know कि humor is called chandelier in English. Same goes for the actions. मैं अपना काजल लगाती हूँ, इस said as I wear my काजल, उसे चक्कर आ रहे हैं, इस said as she is feeling giddy, जल्दी फिर मिलेंगे, इस said as see you soon. हम हर एक चीज के लिए बहुत स्पेसिफिक नहीं होते इंग्लिश में, उनको किसी किसी चीज को कहने का तरीका अलग होता है, तो वो हम सीखते हैं थ्रू लिसनिंग इंग्लिश. ऑलराइट, तो अगर आप ऐसे इंग्लिश सुनते रहेंगे तो आपको इन इडियम्स के बारे में भी पता लगेगा, आप इन इडियम्स को यूज करना शुरू करेंगे. इस तरीके से आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो बेहतर होती जाएगी, वर्ड्स अपने आप ही आपके टंग से बाहर आते रहेंगे. जैसे हार माना इज कॉल्ड गिविंग अप, आई फील लाइक गिविंग अप. ओके, तो ऐसे ही आप लिसनिंग करिए और उससे देखिए कि आप एक्शंस को, थिंग्स को, इमोशंस को, ठीक है, आप इंग्लिश में कैसे कहते हैं और कुछ सिचुएशंस को हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं, उनको राइट डाउन करिए. ठीक है, किसी नोटबुक में लिख लीजिए या यहाँ कहीं पे छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए. ऑलराइट, फिर उनको लर्न करिए एंड लर्न करने के बाद उनको दिमाग में बार बार रिपीट करने के बाद, बार बार उनको पढ़ने के बाद आप उनको स्टार्ट स्पीकिंग. तो इसी से वी गेट आवर नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग व्हाट यू हैव हर्ड. ओके, व्हाट यू हैव लर्नड. ओके, जो भी आपने वोकैबुलरी सीखी है, जो भी आपने फ्रेजेस सीखे हैं, इडियम सीखी हैं, प्रोनाउंसिएशंस जितनी भी आपने सुनी है, ठीक है, आपने देखा है इस सेंटेंस को अच्छा इंग्लिश में हम ऐसे कहते हैं, आपने ये समझा है, अब उन सबको आप लर्न करें और आप वो ही उनको बार बार बोलें. ऑलराइट, तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंट स्पीकिंग से आपका जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं. आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है. क्यों? क्योंकि आप बहुत कुछ सुन रहे हैं, बहुत कुछ लिख रहे हैं, बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं और बहुत कुछ वही आप मुंह से बाहर यूज करके बोल रहे हैं. राइट, एंड देन यू आर स्पीकिंग. ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आपके माइंड में, आपके ब्रेन में एक बैकअप है इंग्लिश का, जहां से आप जो उठाना चाहते हैं वो उठा के आप बोलते हैं. इससे क्या होता है, जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं लर्निंग ऑफ वोकैबुलरी थ्रू लिसनिंग, आपका माइंड भी एक्टिवेट होता है, आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है वो वोकैबुलरी को लेके. अपने आप ही ऑटोमेटिकली नेचुरली वर्ड्स आने लगते हैं आउट ऑफ द टंग जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं. और इसी प्रैक्टिस से आपकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी निकलने लगती है जब आप लिसनिंग, जब आप वोकैबुलरी लर्न करते हैं थ्रू लिसनिंग एंड देन उसकी स्पीकिंग करते हैं एट द सेम टाइम. बहुत जरूरी है कि आप ये ऐसे ही अपने प्रोसेस को फॉलो करें. ऐसे करेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप इंग्लिश बोलनी कब में सीख गए हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं और समझ नहीं पाते कि क्यों है, क्या रीजन है कि हम वर्ड्स नहीं बोल पाते या वर्ड्स हमें पता होते हैं आ ही नहीं पाते हैं हमारी टंग पे. वो ये रीजन है कि वी डोंट नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि हमारी जो वर्ब्स हम यूज करते हैं उनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स क्या होती हैं. ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको चूज करना है, अगर मैं कहती हूँ इन दोनों में से आप कोई एक चूज करिए. ही हैज फ्लोन काइट्स ऑल डे और ही हैज फ्लेड काइट्स ऑल डे, विच वन इज करेक्ट? सो इट माइट बी कंफ्यूजिंग. ऑलराइट, और ये बोलने में भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि फ्लोन आएगा, फ्लेड आएगा, फ्लू आएगा. ऑलराइट, तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब हमें पास्ट फॉर्म्स नहीं पता होती वर्ब्स की या फिर उनकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स नहीं पता होती. चलिए अब इसमें देखते हैं कौन सा सही है. In case you are able to make the right guess, tell me in the comments right away. Alright, so let's see which one is correct now. First one is correct. Why is it correct? Because हम kites को उड़ाते हैं and flown जो है वो past participle form है fly का. Fled जो है वो past participle form है हमारे verb flee का. Let's look at their verbs. Fly मतलब होता है उड़ना, okay? इसका past हुआ flew, past participle flown. So flee का मतलब होता है to run away or to escape. So इसके past participle होता है fled. For example, Vijay Mallya fled the country. Alright, this is the reason that this example was the first one was correct. He has flown kites all the day. So the main concern here is that you must also know the past and the past participle forms of the verb to use them correctly. और इनका पता ना होने से भी हम बहुत बार हम रुक जाते हैं इंग्लिश बोलने में, क्योंकि हम जब भी पास्ट के बारे में कुछ बताते हैं
तो हम पास्ट फॉर्म्स बोल ही नहीं पाते क्योंकि हमें पता ही नहीं होती है, हमें लर्न ही नहीं होते, तो आपको ही लर्न करनी पड़ेंगी, कुछ कुछ लर्न करनी पड़ेंगी, कुछ कुछ में आप सिर्फ ईडी ऐड कर दीजिए। ऑलराइट, तो ये आप एक बार ग्रामर की बुक उठा के देखें, कौन कौन सी जहाँ पे भी जिस वर्ब में भी आपको प्रॉब्लम आती है उस वर्ब को देख लें, या फिर ग्रामर बुक मत उठाइए, बहुत ज़माना आजकल मॉडर्न है। Go to Google, search it, and you will get to know their past forms. Alright. Now the next and the most important point is you have to be flexible. Okay. What does it mean of being flexible? It means that you cannot be too specific while speaking English. Just like we discussed some examples before. Like मैं काजल लगाती हूँ, तो it is called I wear my kajal. Okay. So it is not so that you have to translate each and every specific word from Hindi to English. This is not the way how the second language is spoken. Okay, you have to be flexible. You can never be too specific with trying to fit in the exact or the ideal word or using the ideal phrase. You can simply say whatever you feel like for the things or the actions around you. For example, द वॉटर हैज फॉलन आउट ऑफ द जार, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज सो सिंपल। लेकिन अगर आप बहुत स्पेसिफिक होना चाहते हैं, द वॉटर हैज स्पिल्ड फ्रॉम द जार। ओके, तो द पॉइंट इज, आप जरूरी नहीं है, अगर आपको नहीं पता वर्ड स्पिल्ड, आपको नहीं पता, ये आपकी नॉलेज में नहीं है स्पिल्ड, तो जरूरी नहीं है कि आप स्पिल्ड ही यूज करें। अगर आप बहुत स्पेसिफिक रहेंगे तो मे बी हो सकता है यू मे स्टॉप in speaking English because you are so much suppressing yourself to use that specific word for the specific action. ऐसा जरूरी नहीं है, आप simply ये भी बोल सकते हैं the water has fallen out of the jar, और अगर आपको पता है तो आप बोल दीजिए the water has spilled from the jar. Okay, so be flexible while speaking English. It should come from your heart. It should not be so specific. Like it could be specific for certain words, for certain things that needs to be called what they are, but for the rest we can just explain in our own words. Okay, so explain the things in your own words, explain the actions in your own way in English. All right, so that's all for today's video, guys. I hope you enjoyed these 4 practical steps of learning how to overcome the problem of stopping in between because of the lack of the words in your brain. So that's all, guys. Thank you so much for staying until the end, and I would request you to please subscribe the channel, like it, and share it with your friends. Until next time, take care, and I'll see you soon.